गुलदस्ता से आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास पथिक दावी का हिंदी रूपांतर पथ के दावेदार धारावाहिक के रूप में। आइए आज सुनते हैं इसका अगला भाग। भारती जल्दी से डॉक्टर के पास जा बैठी। उसके कंधे पर बायां हाथ रखकर डॉक्टर ने जैसे चुपचाप उसे ढाढ़स बंधाया। हीरा अंदर नहीं आया, दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। भारती ने चारों ओर नजर डाली। जो लोग बैठे थे उनमें से 5-6 को तो वो बिल्कुल ही नहीं पहचानती थी। परिचितों में डॉक्टर और सुमित्रा के अतिरिक्त रामदास तलवलकर और कृष्ण अय्यर थे। अपरिचितों पर नजर डालते ही सबसे पहले उसकी नजर एक भयानक चेहरे वाले आदमी पर पड़ी। वो गेरुए रंग का लंबा चोला पहने था, सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी। उसका मुंह बड़ी हांडी की तरह गोलाकार और शरीर गैंडे के समान स्थूल, मांसल और सूखा था। बड़ी बड़ी आंखों के ऊपर भौहों का चिद्ध तक नहीं। कड़ी कड़ी सींगों की तरह खड़ी मूछें शायद दूर से गिनी जा सकती थी। रंग तांबे जैसा। उसे देखते ही स्पष्ट मालूम हो जाता था कि वो अनार्य मंगोलिया जाति का है। उस विभत्स आदमी की ओर भारती आंख उठाकर नहीं देख सकी। 2 मिनट तक समूचे कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर सुमित्रा ने पुकार कर कहा, भारती, मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूं, इसलिए मेरी इच्छा नहीं थी कि तुम्हें यहां बुलाकर दुखी करूं, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं करने दिया। जानती हो अपूर्व बाबू ने क्या किया है? भारती मौन देखती रह गई। सुमित्रा बोली, बोथा कंपनी ने रामदास को बर्खास्त कर दिया है। अपूर्व की भी वही दशा होती, लेकिन कमिश्नर के सामने हम लोगों की सारी बातें सच सच कह देने से ही उसकी नौकरी बच गई। वेतन कम नहीं था, 500-600 के लगभग होगा। रामदास बोला, हाँ। सुमित्रा बोली, पथ के दावेदार विद्रोहियों का दल है और हम लोग छिपाकर रिवॉल्वर रखते हैं। ये सारी बातें भी उन्होंने बता दी। इसके लिए क्या दंड है भारती? भयंकर आकृति वाला आदमी गरज कर बोला, डेथ। भारती चुप थी। रामदास बोला, सब्यसाची ही डॉक्टर बने हैं, ये समाचार उन्हें मिल चुका है। अपूर्व बाबू ने ये बात बता देने में कसर नहीं रखी है। होटल के कमरे में ही उन्हें पकड़ा जा सकता है। इसके पहले मैं राजनीतिक अपराध में 2 वर्ष जेल काट चुका हूं, ये भी बता दिया। सुमित्रा ने कहा, भारती, तुम जानती हो कि डॉक्टर पकड़े जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? फांसी हो जाएगी। अगर उससे बच भी गए तो ट्रांसपोर्टेशन। सभासदगण, आप लोग इस अपराध का दंड क्या निश्चित करते हैं? सभी एक साथ बोल उठे, डेथ। भारती, तुम्हें कुछ कहना है? भारती ने सिर हिलाकर बताया, कुछ नहीं। वो भयंकर आदमी बोला, ये भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। कृष्ण अय्यर ने दरवाजे की ओर देखकर हीरा सिंह से कहा, बगीचे के कोने में एक सूखा कुआं है, कुछ अधिक मिट्टी डालकर और फिर उसके ऊपर थोड़ी सूखी पत्तियां डाल देनी चाहिए, गंध न निकलने पाए। हीरा सिंह बोला, इस काम में कमी न होगी। तलवलकर बोला, अब बाबू साहब को बुलाकर सजा सुना देनी चाहिए। अपूर्व के अपराध का विचार 5 मिनट में ही समाप्त हो गया। विचार करने वालों की राय जितनी संक्षिप्त थी उतनी ही स्पष्ट भी। समझ में न आने योग्य कोई जटिलता नहीं थी। भारती ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसके कानों और बुद्धि के बीच कहीं एक ऐसी दुर्भेद्य दीवार खड़ी हो गई थी, कोई भी बाहरी वस्तु से बेध कर अंदर नहीं पहुंच सकती थी। इसी से आरंभ से अंत तक जो कोई कुछ कहता, भारती आकुल दृष्टि से उसके मुंह की ओर मुड़कर देखने लगती। केवल इतनी ही बात उसकी समझ में आ रही थी कि अपूर्व ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस देश में उसका जीवन संकट में है, लेकिन वो संकट इतना निकट आ पहुंचा है ये वो बिल्कुल नहीं समझ सकी। सुमित्रा के इशारे से एक आदमी उठकर बाहर चला गया और 2 मिनट बाद ही अपूर्व को लेकर आ गया। अपूर्व के दोनों हाथ पीठ की ओर रस्सी से मजबूती के साथ बंधे हुए थे और कमर में एक भारी पत्थर झूल रहा था। दूसरे ही पल भारती चेतना शून्य होकर डॉक्टर के शरीर पर लुढ़क पड़ी, लेकिन
इस समय सबकी नजरें अपूर्व पर टिकी हुई थी, इसलिए डॉक्टर के सिवा और कोई इस बात को नहीं जान सका। भारती के यहाँ पहुंचने से पहले ही अपूर्व का बयान लिया जा चुका था। उसने कोई भी बात अस्वीकार नहीं की थी। ऑफिस के बड़े साहब और पुलिस के बड़े साहब दोनों ने मिलकर उससे सारी बातें जान ली थी, लेकिन उसने इस दल और देश से इतनी बड़ी शत्रुता कैसे की, इस बात को वो अब भी नहीं जान सका था। आज दिन के 10 बजने से पहले ही रामदास ने आकर ये खबर सुमित्रा को सुना दी थी। दंड निश्चित हो गया। ये संक्षेप में इस प्रकार है। ऑफिस की छुट्टी के बाद आज अपूर्व पैदल घर जाने का साहस न कर सकेगा। ये सोचकर इन लोगों ने किराए की गाड़ी हीरा सिंह की सहायता से ऑफिस के पास खड़ी कर दी। इस फंदे में अपूर्व ने सहज ही पांव रख दिए। कुछ देर चलाकर गाड़ीवान ने कहा, एक भारी रोलर के टूट जाने के कारण गली का मोड़ बंद हो गया है, घूम कर जाना होगा। अपूर्व ने स्वीकार किया और उसके बाद अन्यमनस्क सा हो गया। लेकिन घंटे भर बाद जब उसे होश हुआ तो देखा हीरा सिंह गाड़ी में पिस्तौल लिए खड़ा है। सुमित्रा ने पुकार कर कहा, अपूर्व बाबू, हम लोगों ने आपको प्राणदंड दिया है, आपको कुछ कहना है? अपूर्व ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। डॉक्टर ने पूछा, हीरा सिंह, तुम्हारी पिस्तौल कहाँ है? हीरा सिंह ने सुमित्रा की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर कहा, पिस्तौल देखूं तो सुमित्रा? सुमित्रा ने बेल्ट से पिस्तौल खोलकर डॉक्टर के हाथ में दे दी। डॉक्टर ने पूछा, और किसी के पास रिवॉल्वर है? और किसी के पास नहीं है, ये बात सबने बता दी। तब सुमित्रा की पिस्तौल अपनी जेब में रखकर डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने कहा तुम लोगों ने प्राणदंड दिया है, लेकिन भारती ने नहीं दिया। सुमित्रा ने भारती की ओर देखकर कहा, भारती नहीं दे सकती। डॉक्टर ने कहा, दे पाना उचित नहीं है। क्यों भारती? भारती चुप रही। इस कठिनतम प्रश्न के उत्तर में उसने औंधी लेटकर डॉक्टर की गोद में अपना मुंह छिपा लिया। डॉक्टर ने उसके सिर पर एक हाथ रखकर कहा, अपूर्व बाबू ने जो कुछ कर डाला है वो लौट नहीं सकता। उसका परिणाम हम लोगों को भोगना ही पड़ेगा। दंड देने पर भी और न देने पर भी भोगना पड़ेगा, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। भारती इनका भार अपने ऊपर ले ले। सुमित्रा ने कहा, नहीं। सभी एक साथ बोल उठे, नहीं। वो भयानक आदमी सबसे अधिक उछला। उसने अपने दोनों पंजे उठाकर भारती की ओर इशारा करके कोई बात कही। सुमित्रा ने कहा, हम सबका मत एक ही है। इतने बड़े अन्याय को प्रश्रय देने से हम लोगों का सारा काम टूट फूट कर समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, अगर समाप्त हो जाए तो उसका उपाय ही क्या है? सुमित्रा के साथ ही 5-7 आदमी गरज उठे, उपाय क्या है? देश के लिए, स्वाधीनता के लिए हम लोग और कोई बात नहीं मानेंगे। आपके अकेले की बात से कुछ नहीं हो सकता। लोगों को गरजना बंद हो जाने पर डॉक्टर ने उत्तर दिया। इस बार उनकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत और नर्म सुनाई दी। उसमें रत्ती भर भी उत्साह और उत्तेजना नहीं थी। उन्होंने कहा, सुमित्रा, विद्रोह को प्रश्रय मत दो। तुम लोग जानते हो कि मेरे अकेले का मत तुम 100 आदमियों से भी अधिक कठोर है। फिर उस भयंकर मनुष्य को संबोधित करके बोले, ब्रजेंद्र बटाविया में एक बार तुमने मुझे दंड देने के लिए विवश किया था, अब दूसरी बार विवश मत करो। भारती ज्यों की त्यों पड़ी थी। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए डॉक्टर ने स्वाभाविक रूप में कहा, डरो मत भारती, अपूर्व को मैं अभय देता हूं। भारती ने मुंह ऊपर नहीं उठाया। उसे विश्वास भी नहीं हुआ। उसके दाएं हाथ की उंगलियां अपनी मुट्ठी में दबाकर उसे अपनी ओर खींचकर धीरे धीरे कहा, लेकिन लोगों ने तो अभय दिया नहीं, सहज देंगे भी नहीं। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते कि मैं जिसे अभय दे दूं उसे छुआ भी नहीं जा सकता। फिर तनिक हंस कर बोले, अच्छा खाना नहीं मिलता भारती, आधा पेट खाकर ही दिन कट जाते हैं। फिर भी ये लोग समझते हैं कि मैंने जिसे अभय दे दिया उसे छुआ जा सकता है। इन थोड़ी सी दुबली पतली उंगलियों के दबाव से
आज भी ब्रजेंद्र जैसे बड़े से बड़े बाघ के पंजे चूर चूर हो जाएंगे। क्या कहते हो ब्रजेंद्र? खड़गांव कुमक धुंधला मुंह किए चुप रह गया। डॉक्टर ने कहा, लेकिन अपूर्व अब यहां न रहे तो अच्छा है। ये देश चला जाए। अपूर्व ट्रेलर नहीं है, स्वदेश को संपूर्ण हृदय से प्यार करता है, लेकिन बहुत ही दुर्बल है। हम लोग सदस्यों से भी अनुरोध कर सकते हैं कि अब सभा समाप्त कर दीजिए। ये कहकर उन्होंने सुमित्रा की ओर देखा। सुमित्रा उन्हें कभी तुम और कभी आप कहकर सम्मान के साथ संबोधित किया करती थी। अब भी उसी तरह बोली। अधिकांश सदस्यों का मत जहां किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक शक्ति की तुलना में महत्वहीन हो, उसे और जो चाहे कहा जाए, सभा नहीं कह सकते। लेकिन इस नाटक का अभिनय कराने का ही अगर आपका इरादा था, तो दोपहर के पहले ही क्यों नहीं बता दिया था? डॉक्टर ने कहा, अभिनय होता तो अच्छा होता, लेकिन विशेष स्थिति के कारण अगर अभिनय हो भी गया सुमित्रा, तो ये तो तुम लोगों को मानना पड़ेगा कि अभिनय अच्छा ही रहा। रामदास बोला, ऐसा हो सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर बोले, मित्रता नामक वस्तु कितनी क्षणभंगुर है, इस बात को भी तुमने कभी सोचा था तलवलकर? ऐसा सत्य संसार में दुर्लभ ही है। कृष्ण अय्यर ने कहा, तुम लोगों की बर्मा की एक्टिविटी समाप्त हो गई, अब भाग जाना पड़ेगा। डॉक्टर बोला, पड़ेगा ही, लेकिन समय को देखते हुए स्थान छोड़ देना और एक्टिविटी छोड़ देना एक चीज नहीं है अय्यर। अगर बहुत दिन तक किसी स्थान पर निश्चिंत भाव से रहने को जगह न मिले, तो उसके लिए शिकायत करना हम लोगों को शोभा नहीं देता। ये कहकर वो भारती को इशारा करके उठ खड़े हुए और बोले, हीरा सिंह, अपूर्व बाबू के बंधन खोल दो। चलो भारती, तुम लोगों को किसी निरापद स्थान पर पहुंचा दो। हीरा सिंह आदेश पालन करने के लिए बढ़ा तो सुमित्रा ने कठोर स्वर में कहा, अभिनय के अंतिम अंक में तालियां बजाने को जी चाहता है, लेकिन ये कोई बात नहीं है। बचपन में शायद कहीं किसी उपन्यास में पढ़ी थी, लेकिन ये युगल मिलन हम लोगों के सामने हो जाता तो और कहीं कोई कमी न रह जाती। क्या कहती हो भारती? भारती लज्जा से मानो मर जाने की स्थिति में हो गई। डॉक्टर ने कहा, लज्जित होने की तो कोई बात है नहीं भारती, बल्कि मैं चाहता हूं कि अभिनय समाप्त करने के जो मालिक हैं, वो किसी दिन इसमें जरा सी कमी न रखें। फिर जेब से सुमित्रा की पिस्तौल निकालकर उसके पास रखकर बोले, मैं इन लोगों को पहुंचाने जा रहा हूं, लेकिन भय की कोई बात नहीं है, मेरे पास पिस्तौल और भी हैं। डॉक्टर ने कनखियों से ब्रजेंद्र की ओर देखकर हंसते हुए कहा, तुम लोग जो मजाक में कहा करते थे कि मैं उल्लू की तरह अंधेरे में भी देख लेता हूं, इस बात को तुम लोग आज भूल मत जाना। ये कहकर वो अपूर्व को साथ लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। सहसा सुमित्रा खड़ी होकर बोली, क्या फांसी की डोरी अपने ही हाथ से अपने गले में डाले बिना काम नहीं चल सकता? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, एक साधारण डोरी से डरने से कैसे काम चलेगा सुमित्रा? किसी काम को हाथ में लेने से पहले मनुष्य को मृत्यु का भय दिखाना कितना अर्थहीन है। ये याद करके सुमित्रा स्वयं ही लज्जित हो गई। बोली, सब कुछ तितर बितर हो गया, लेकिन फिर कब भेंट होगी? डॉक्टर ने कहा, कोई आवश्यकता पड़ने पर ही होगी। वो आवश्यकता कभी पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। ये कहकर अपूर्व और भारती को साथ लेकर वो सावधानी से नीचे उतर गए। जो गाड़ी भारती को लेकर आई थी अभी तक खड़ी थी। गाड़ीवान को जगाकर उसमें तीनों बैठकर चल पड़े। बहुत देर की खामोशी भंग करके भारती ने पूछा, भैया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अपूर्व के घर, डॉक्टर ने उत्तर दिया। लेकिन 2 मील चलने के बाद जब गाड़ी रुकवाकर डॉक्टर उतरने लगे, तो भारती ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ क्यों? डॉक्टर ने कहा, अब लौटूंगा। वो लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कुछ न कुछ निर्णय तो हो ही जाना चाहिए। निर्णय? भारती व्याकुल होकर बोली, ये न हो सकेगा, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन ये कहते ही भारती सुमित्रा की तरह उदास हो गई। फिर धीरे से बोली, तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है भैया, मैं जानता हूं। अपूर्व बाबू, क्या परसों जहाज से घर जा सकेंगे? अपूर्व बोला, जा सकूंगा। भारती बोली, भैया,
मुझे घर जाना होगा। डॉक्टर बोले, नहीं, तुम्हारे कागज पत्र, पथ के दावेदार का खाता, पिस्तौल, कारतूस, नवतारा सब हटा चुकी होगी। सुबह तलाशी में देशी शराब की बोतल और टूटा बेहाल पुलिस के साहब को इसके अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। कल 9-10 बजे के लगभग घर लौटकर रसोई तैयार करके खाने पीने के बाद तुम्हें जरा सा सो रहने के लिए भी शायद समय मिल जाएगा। रात को 2-3 बजे के लगभग फिर मिलूंगा। कुछ खाने पीने को रखना। भारती चुप रही, मन ही मन बोली, इस तरह अत्यधिक सजग न होने पर क्या इस मरण यज्ञ में कोई साथ आना चाहता है? भैया, तुम सबके हित अहित की चिंता रखते हो। संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। अपने पद के दावेदार से मुझे विदा मत कर देना भैया। अंधेरे में ही डॉक्टर ने बार बार सिर हिलाकर कहा, भगवान के काम से किसी को विदा कर देने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन इसकी धारा तुम्हें बदल देनी पड़ेगी। भारती ने कहा, तुम ही बदल देना। डॉक्टर ने इसका उत्तर नहीं दिया। सहसा व्यग्र होकर बोले, भारती, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूं। ये कहकर पलक झपकते ही अंधेरे में गुम हो गए। स्थान की कमी के कारण गाड़ी में दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे थे। 1 घंटे तक गाड़ी घरघराती हुई चलती रही, लेकिन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। गाड़ी आकर अपूर्व के घर के दरवाजे पर रुक गई। गाड़ीवान ने हंसकर कहा, नॉट ए पाई, गुड नाइट टू यू। ये कहकर गाड़ी हाँकता हुआ चला गया। भारती ने पूछा, तिवारी है? हाँ। ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाकर अपूर्व ने तिवारी को जगाया। किवाड़ खोलकर दीपक की रोशनी में तिवारी की नजर सबसे पहले भारती पर पड़ी। अपूर्व कल ऑफिस गया था और आज भोर की बेला में घर लौटा है, रात बिताकर। साथ में भारती है, इसलिए तिवारी को समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। क्रोध से उसका संपूर्ण शरीर जलने लगा और बिना कुछ कहे वो तेजी से अपने बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर सो गया। तिवारी भारती को बहुत प्यार करता था। एक दिन इसी ने उसे आसन्न मृत्यु के मुख से बचाया था, इसलिए ईसाई होने पर भी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे तिवारी के मन में अपूर्व के संबंध में तरह तरह की संभव असंभव समझकर दुश्चिंताएं जग उठी थी, यहाँ तक कि जाति नष्ट होने तक की। सर्वनाश की वो मूर्ति आज एकदम तिवारी के मन पटल पर साकार अंकित हो उठी। उसे इस तरह सो जाते देख अपूर्व ने पूछा, किवाड़ बंद नहीं किए तिवारी? भारती बोली, मैं बंद कर देती हूँ। अपूर्व ने अपने सोने के कमरे में जाकर देखा, बिछौना ज्यों का त्यों पड़ा है। भारती बोली, आप आराम कुर्सी पर बैठिए, मैं सब ठीक कर देती हूँ। अपूर्व ने पुकारा, तिवारी, एक गिलास पानी ला दे। पानी की सुराही और गिलास की ओर इशारा करके बिछौना बिछाती हुई भारती बोली, सोते हुए आदमी को क्यों जगाते हैं अपूर्व बाबू, आप ही ले लीजिए। एक ही सांस में गिलास खाली करके अपूर्व बैठने जा रहा था कि भारती ने कहा, अब वहां नहीं, बिछौने पर सो जाइए। अपूर्व शांत बालक की तरह लेट गया। मसरी डालकर भारती उसे चारों तरफ से दबाने लगी तो अपूर्व ने पूछा, तुम कहाँ सोओगी? भारती ने आराम कुर्सी की ओर उंगली उठाकर कहा, सवेरा होने में अब घंटा भर रह गया है, आप सो क्यों नहीं जाते? अपूर्व ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वहां नहीं, मेरे पास बैठो। आपके पास? भारती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अपूर्व और चाहे जैसा भी हो, इन मामलों में वो कभी आत्मविस्मृत नहीं होता था। कितनी ही रातें उन्होंने एक कमरे में बिताई थी, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध उसके आचरण में कोई इशारा या बात प्रकट नहीं हुई थी। अपूर्व ने कहा, ये देखो, उन लोगों ने मेरा हाथ तोड़ दिया, तुम मुझे इन लोगों के बीच से क्यों खींच ले गई? उसकी बात का अंतिम अंश सहसा रुलाई से रूंध गया। भारती मसहरी को एक ओर से उठाकर उसके पास बैठ गई। जांच करके उसने देखा, कसकर बांधने के कारण हाथों में जगह जगह काली नसें उभरकर फूल आई हैं। अपूर्व की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। भारती ने आंचल से उन्हें पोंछकर सांत्वना भरे स्वर से कहा, डर की कोई बात नहीं, मैं तौलिया भिगोकर लपेट देती हूँ, 2-1 दिन में सब ठीक हो जाएगा।
ये कहकर वो उठ गई और स्नान घर से एक अंगोछा भिगो कर ले आई और उसे हाथ पर बांधकर बहुत ही कोमल स्वर में बोली, जरा सो जाने की कोशिश कीजिए, मैं आपके माथे पर हाथ फेर देती हूँ। ये कहकर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। अपूर्व बोला, कल जहाज मिलता तो कल ही चला जाता। भारती बोली, परसों ही चले जाइएगा। गुरुजनों की बात न मानने का फल है। माँ ने मुझे मना किया था। माँ शायद आपको आने देना नहीं चाहती थी, फिर मैंने अनसुना कर दिया। उसी का ये फल हुआ। होनहार होकर रहता है, दुर्गा दुर्गा कहते हुए परसों जहाज पर बैठ जाऊं, कहकर उसने लंबी सांस ली। लेकिन इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति ने जो उसकी सांस की अपेक्षा सैकड़ों गुना गहरी सांस ली, वो उसे नहीं जान सका। अपूर्व बोला, इस मकान में पांव धरते ही तुम्हारे पिता से झगड़ा हुआ, अदालत में जुर्माना हुआ। मुझे इसी से चेत जाना चाहिए था। भारती चुप रही। तिवारी ने मुझे बार बार सावधान किया। 500 रुपये महीने की नौकरी चली गई। इस उम्र में कितने लोग पाते हैं, फिर ये हाथ मैं लोगों के सामने दिखाऊंगा कैसे? भारती ने धीरे धीरे कहा, तब तक हाथ के दाग मिट जाएंगे। उसके मुंह से इससे अधिक बात नहीं निकली। अपूर्व के सिर पर जो हाथ अब चलना नहीं चाहता था, इस अत्यंत साधारण और तुच्छ व्यक्ति को वो मनी मन प्यार करने लगी है, इस बात को अनुभव करके वो अपने आप ही लाज के मारे मर सी गई। यह बात उसके दल के बहुत से लोग जान गए हैं। आज अपूर्व की जान बचाने जाकर वो उन सबके सामने अपराधिनी और सुमित्रा की नजरों में छोटी हो गई है। लेकिन इस अत्यंत तुच्छ व्यक्ति की हत्या करने की नीचता और ओछेपन से वो उन लोगों को बचा सकी है, इस बात को मानकर उसे गर्व का अनुभव भी हुआ। अपूर्व बोला, दाग तो सहज में जाएगा नहीं, कोई पूछेगा तो क्या उत्तर दूंगा। इसीलिए तो लोग कहा करते हैं कि बंगालियों के लड़के बीए एमए पास तो कर लेते हैं, लेकिन बड़ी नौकरी नहीं संभाल सकते। अच्छा, अब सो जाइए। ये कहकर भारती उठ खड़ी हुई। माथे पर थोड़ी देर और हाथ फेर दो भारती। नहीं, मैं बहुत थक गई हूं, तो रहने दो। रात भी अब बाकी नहीं रही। भारती पास की कोठरी में डेक चेयर पर जा बैठी। अपूर्व के कमरे में अच्छी आराम कुर्सी थी, लेकिन उस तुच्छ आदमी की उपस्थिति में एक ही कमरे में रात बिताने में आज उसे अत्यंत लज्जा महसूस हुई। उसे ख्याल आया कि किस तरह और कितनी अगाध करुणा से अपूर्व सुनिश्चित और आसन्न मृत्यु से मुक्ति पा गया है, लेकिन इतनी बड़ी बात वो जैसे एकदम भूल ही गया है। उसने अपने घनिष्ठ मित्र तलवलकर के प्रति, अपने दल के प्रति और विशेष रूप से उस डॉक्टर के प्रति कैसा जघन्य अपराध किया है, ये बात उसे याद ही नहीं है। चिंता है तो केवल बड़ी नौकरी और हाथों के दाग की। जब भारती को सामने वाली खुली खिड़की से भोर का उजाला दिखाई दिया तो उसने चुपचाप द्वार खोला और तेजी से पैर बढ़ाकर सड़क पर पहुंच गई। अगले दिन तीसरे पहर सभी बातों और सारी घटनाओं का विस्तार से एक एक कर वर्णन कर चुकने के बाद अंत में भारती ने कहा, अपूर्व बाबू महान पुरुष हैं ऐसा समझने की भूल मैंने कभी नहीं की, लेकिन ये भी नहीं सोचा था कि वो इतने साधारण और तुच्छ आदमी हैं। डॉक्टर सव्यसाची उसकी ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, लेकिन मैं जानता था वो इतना तुच्छ न होता तो क्या तुम्हारे इस अथाह प्रेम को इतने तुच्छ कारण से छोड़कर चला जाता। जाने दो, जान बच गई बहन। इधर उधर बिखरी चीजों, विशेष रूप से फर्श पर बिखरी पड़ी पुस्तकों के ढेर देखने से ये बात समझ में आ जाती है कि कुछ देर पहले पुलिस इस कमरे की तलाशी ले चुकी है। उन सबको संवार कर रखती हुई भारती बातचीत कर रही थी। अपने हाथ का काम बंद करके आश्चर्य से आंखें उठाकर बोली, तुम हंसी कर रहे हो भैया? नहीं तो जरूर कर रहे हो। डॉक्टर बोले, मुझ जैसे आदमी से जो बम पिस्तौल लिए लोगों की हत्या करता फिरे, ऐसे मजाक की आशा करती हो? भारती बोली, मैं ये तो नहीं कहती कि तुम मनुष्यों की हत्या करते फिरते हो, ये काम तो तुम कर ही नहीं सकते, लेकिन मजाक के अतिरिक्त ये और क्या हो सकता है? 2-3 घंटे के अंदर ही जो सब कुछ भूलकर केवल हाथ के दाग और 500 रुपए की नौकरी याद रख सका, उससे बढ़कर शुद्र व्यक्ति को मैं दूसरा नहीं देख पाती।
तुमने कहा था कि मेरा मोह है, अच्छी बात है। अगर ऐसा हो तो आशीर्वाद दो कि मेरा ये मोह हमेशा के लिए दूर हो जाए और मैं पूरे तन मन के साथ तुम्हारे देश के काम में लग जाऊं। डॉक्टर हंसकर बोले, तुम्हारे मुंह की भाषा तो मोह काटने के लिए उचित ही मालूम हो रही है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। लेकिन कठिनाई ये है कि तुम्हारे गले की आवाज में इसकी हल्की सी झलक तक नहीं है। खैर, वो चाहे जो हो भारती, हमारे देश का काम तुम तिल भर नहीं कर सकोगी। तुमसे तो अपूर्व बाबू ही बहुत अच्छे हैं। तुम लोगों में एक दिन समझौता भी हो सकता है। भारती बोली, इसका अर्थ है कि मैं देश को प्यार नहीं कर सकती? अनेक परीक्षाएं देने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। भैया, मैं तुम्हारी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकूंगी। तुम्हारे काम में इतने स्वार्थ, इतने संदेह और इतनी क्षुद्रता के लिए स्थान नहीं है। उसकी उत्तेजना पर डॉक्टर हंस पड़े और फिर नाटकीय मुद्रा में अपने माथे को ठोकते हुए बोले, हाय रे मेरे दुर्भाग्य, देश का अर्थ तुमने क्या समझ लिया? लंबी चौड़ी जमीन, नदी और पहाड़? केवल एक अपूर्व के कारण ही तुम्हें जीवन से अरुचि हो गई। वैरागिन होना चाहती हो। तुम ये नहीं जानती कि यहाँ सैकड़ों हजारों अपूर्व ही नहीं, उनके बड़े भाई लोग भी रहते हैं। और पराधीन देश का सबसे बड़ा अभिशाप ये कृतज्ञता ही तो है। जिसकी सेवा करोगी वही तुम्हें संदेह की नजरों से देखेंगे। जिसके प्राण बचाओगी वही तुम्हें बेच देना चाहेंगे। मूर्खता और कृतज्ञता पग पग पर सुई की तरह पांव में चुभेगी। यहाँ न श्रद्धा है न सहानुभूति। कोई पास तक नहीं बुलाएगा, कोई सहायता देने नहीं आएगा। विशैला नाक समझकर लोग दूर हट जाएंगे। देश प्यार करने का यही पुरस्कार है भारती। यदि इससे अधिक का दावा करना हो तो वो परलोक में ही हो सकता है। इतनी भयंकर परीक्षा तुम क्यों देने जाओगी बहन? मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अपूर्व के साथ सुख से रहो। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि अपनी समस्त दुविधाओं और संस्कारों को दबाकर किसी दिन वो तुम्हारे मूल्य को अवश्य जान पाएगा। भारती की आंखें आंसुओं से भर उठी। कुछ देर चुपचाप मुंह झुकाए रहकर उसने पूछा, क्या तुम मुझ पर विश्वास न कर पाने के कारण किसी तरह मुझे विदा कर देना चाहते हो भैया? उसके इस सरल और संकोच रहित प्रश्न का कोई ऐसा ही सीधा सा उत्तर शायद डॉक्टर के होठों पर नहीं आया। हंसकर बोले, तुम्हारी तरह ममता माया कोई सहज में छोड़ सकता है बहन, लेकिन कल तुम अपनी ही आंखों से तो देख चुकी हो कि इसमें कितनी चोरी छिपा या कितनी हिंसा और कितना भीषण क्रोध भरा हुआ है। तुम्हारी ओर देखने से लगता है कि तुम इन कार्यों के लिए नहीं हो। तुम्हें इसमें खींच लाना उचित नहीं हुआ। तुमसे काम लेने का एक दिन है, वो दिन जिस दिन मेरे लिए छुट्टी लेने का परवाना आएगा। इस बार भारती अपने आंसुओं को न रोक सकी, लेकिन फौरन हाथ से पोंछकर बोली, तुम भी अब इन लोगों के साथ मत रहो भैया। उसकी बात सुनकर डॉक्टर हंस पड़े, बोले, इस बार बहुत ही मूर्खता की बात हो गई भारती। भारती ने विचलित हुए बिना कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सभी लोग बहुत ही भयंकर और निष्ठुर हैं। और तुम भी बड़े निर्दयी हो। सुमित्रा कैसी लगी भारती? भारती का सिर झुक गया। लज्जा के कारण उत्तर न दे सकी, लेकिन उत्तर मांगा भी नहीं गया। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे, लेकिन इस छोटी सी खामोशी में भी उस आश्चर्यमय व्यक्ति के उससे भी अधिकतर आश्चर्यमय हृदय के रहस्य से आवृत अंतःस्थल में सहसा बिजली सी कौंध उठी। लेकिन दूसरे ही पल डॉक्टर ने सब कुछ दबाकर बच्चे की तरह सिर हिलाकर स्निग्ध स्वर में कहा, अपूर्व के साथ तुमने बहुत अन्याय किया है भारती। इतना भयंकर कांड इसमें छिपा है कि इसकी उस बेचारे ने कल्पना भी नहीं की होगी। तुमसे सच कहता हूं, इतना छोटा, इतना शूद्र वो बिल्कुल नहीं है। नौकरी करने विदेश आया है, घर में माँ है, भाई है, देश में बंधु बांधव है। सांसारिक उन्नति करके 10-5 में बड़ा आदमी बनेगा, यही उसकी आशा है। लिखना पढ़ना सीखा है, भले आदमी का लड़का है, पराधीनता की लज्जा अनुभव करता है। वो बंगाली लड़कों की तरह वास्तव में देश का कल्याण चाहता है। इसीलिए जब तुमने कहा कि पथ के दावेदार के सदस्य बन जाओ,
तब उसने कह दिया, बहुत अच्छा, तुम्हारी बात मान लेने से उसका कभी कोई अहित नहीं होगा, उसे विश्वास है। इस पराये देश में आपद विपद में तुम ही एकमात्र सहारा थी, पर तुम ही उसे अचानक मृत्यु के मुंह में धकेल दोगी, क्या वो जानता था? भारती ने आंख पोंछने के लिए मुंह नीचा करके कहा, तुम उनके लिए इतनी वकालत क्यों करते हो? वो इसके योग्य नहीं है। सारी बातें कल उनके मुंह से सुन ही चुकी हूं। इसके बाद उन पर श्रद्धा रखना उचित नहीं। डॉक्टर ने हंसकर कहा, जीवन में अगर अनुचित काम तुम कर डालोगी तो क्या होगा? तुमने ध्यान से नहीं देखा भारती, लेकिन मैंने देखा है। उन लोगों ने जब उसे रस्सी से बांधा तो वो अवाक हो गया। उन लोगों ने पूछा, तुमने ये सब बातें कही है? उसने कहा, हाँ। उन लोगों ने कहा, इसका दंड है मृत्यु, तुमको मरना होगा। इसके उत्तर में वो टकटकी बांधे ताकता रह गया। मैं जानता हूं, उस समय उसकी विह्वल आंखें किसी को खोज रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाने के लिए आदमी भेजा था बहन। अब उसने तुमको चाहे जो भी कुछ कहा हो भारती, लेकिन इस धक्के से वो अब तक शायद नहीं समझ सका है। भारती अपने आप पर काबू न रख सकी। आंखों से झरझर आंसू बहाते हुए बोली, मुझे ये सब बातें सुना रहे हो भैया? तुमसे बढ़कर अधिक विपत्ति में और कोई नहीं पड़ा, फिर भी केवल मेरा मुंह देखकर उन्हें बचाने के लिए तुमने घर बाहर दुश्मन पैदा कर लिए। ये बात तो है। फिर तुम उनको बचाने क्यों गए? बताओ। अपूर्व को बचाने गया? अरे छी, मैं बचाने गया भगवान की इस अमूल्य कृति को, जो वस्तु तुम लोगों की तरह साधारण नारी को ध्यान में रखकर तैयार हुई है। क्या कोई मूर्ख ऐसा है जो ब्रजेंद्र जैसे बर्बरों को उसे नष्ट कर डालने के लिए दे देता? केवल इतनी सी बात थी भारती, केवल इतनी है। अन्यथा मनुष्य के प्राणों का मूल्य क्या हम लोगों की दृष्टि में कुछ है? एक प्राणी कौड़ी के बराबर नहीं, कहकर डॉक्टर हंसने लगे। भारती ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, क्यों हंसते हो भैया? तुम्हारी हंसी देखकर मेरे बदन में आग लग जाती है। जी चाहता है तुम्हें आंचल में बांधकर किसी जंगल में ले जाकर सदा के लिए छिपा कर रख दूं। जो लोग तुम्हें पकड़कर फांसी देंगे, वही क्या तुम्हारा मूल्य जानते हैं? उन्हें क्या ज्ञान हो जाएगा कि उन्होंने संसार का कितना बड़ा सर्वनाश कर डाला है? अपने देश के ही आदमी तुमको हत्यारा, डाकू, खून का प्यासा, न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह और इतनी करुणा है कि तुम इन लोगों के साथ कैसे हो। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नीलकांत जोशी नाम का एक मराठा युवक था। तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है उसकी याद आती रहती है। वो भी ठीक तुम्हारे जैसा ही था। रास्ते में मुर्दे को ले जाते देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। एक रात हम दोनों ने कोलंबो के एक पार्क में आश्रय लिया। पेड़ के नीचे पड़ी एक बेंच पर सोने के लिए गए तो देखा उस पर एक आदमी सोया पड़ा है। आदमी की आहट पाते ही वो कहने लगा, पानी पानी, और असह्य दुर्गंध आ रही थी। दियासलाई जलाकर उसके मुंह की ओर देखते ही समझ में आ गया कि उसे हैजा हो गया है। नीलकांत उसकी बीमारी में लग गया। पौ फटने लगी तो मैंने कहा, जोशी, ये आदमी सांझ के अंधेरे में नौकरों की नजर से बचकर इस पार्क में रह गया है, लेकिन सवेरा होने पर ये यहाँ नहीं रहने पाएगा। हम लोग वारंटशुदा मुजरिम हैं, ये तो मरेगा ही हम लोग भी फंस जाएंगे। चलो यहाँ से खिसक चलें। नीलकांत रोने लगा, बोला, इस हालत में इसे छोड़कर कैसे जाऊं भाई? तुम जाओ, मैं यहीं रह जाता हूँ। मैंने बहुत समझाया, लेकिन जोशी को वहां से नहीं हिला सका। भारती ने भयभीत होकर पूछा, इसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, समझदार आदमी था, सवेरा होने से पहले ही उसने आंखें मूंद ली। तब मैं नीलकांत को वहां से हटा सका। पल भर मौन रहकर लंबी सांस भरकर बोले, सिंगापुर में जोशी को फांसी हो गई। सेना के सैनिकों के नाम बता देने पर उसे क्षमा किया जा सकता था। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिशें की, लेकिन जोशी ने जो एक बार मना किया तो फिर उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। अंत में उसे फांसी दे दी गई। के लिए उसने प्राण दिए। उन्हें वो अच्छी तरह पहचानता भी नहीं था। अब भी वैसे लड़के इस देश में जन्म लेते हैं भारती, नहीं तो मैं भी शेष जीवन तुम्हारे आंचल के नीचे छिपाकर बिता देने को सहमत हो जाता।
भारती ने एक लंबी सांस ली। डॉक्टर बोले, नरहत्या करना मेरा व्रत नहीं है बहन, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ब्रजेंद्र की आवश्यकता और सव्यसाची की आवश्यकता एक नहीं है। भारती बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ही आवश्यकता की बात पूछ रही हूँ भैया। डॉक्टर ने यह सुनकर धीरे से कहा, मेरी उस आवश्यकता का दिन कब आएगा कौन जानता है, लेकिन भारती तुम ये जानना मत चाहो। उसके स्वरूप को तुम कल्पना में भी सहन नहीं कर पाओगी। इसके अतिरिक्त क्या और कोई मार्ग नहीं है? नहीं। भारती हदबुद्धि सी हो गई, व्याकुल होकर बोली, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं हो सकता भैया? नहीं, मार्ग अवश्य है। स्वयं को भुलावे में डालने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भारती स्वीकार न कर सकी, मधुर स्वर में बोली, भैया तुम ज्ञानी हो। इस एकमात्र लक्ष्य को सामने रखकर तुम संसार भर में घूम आए हो। तुम्हारी जानकारियों की सीमा नहीं है। मैंने तुम जैसा महान व्यक्ति और कोई नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सेवा करते हुए मैं सारा जीवन बिता सकती हूँ। तुम्हारे साथ मेरा तर्क करना शोभा नहीं देता। बोलो, मेरे अपराध क्षमा कर दोगे? डॉक्टर ने हंसकर कहा, भला तुमने क्या अपराध किया है? भारती उसी स्निग्ध विनय से बोली, मैं ईसाई हूँ। बचपन से ही अंग्रेजों को अपना आत्मीय समझकर इतनी बड़ी हुई हूँ। आज उनके प्रति मन में घृणा पैदा करते हुए बहुत कष्ट होता है, लेकिन ये बात तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के सामने नहीं कह सकती। फिर भी तुम लोगों की तरह मैं भी भारतवर्ष के बंग देश की लड़की हूँ। मुझ पर अविश्वास मत करो। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने स्नेहपूर्वक अपना दायां हाथ उसके माथे पर रखकर कहा, ये आशंका क्यों करती हो भारती? तुम जानती हो तुम पर मेरा कितना विश्वास है, तुम्हें कितना स्नेह करता हूँ। भारती बोली, जानती हूँ। और क्या मेरी ओर से ठीक यही बात तुम नहीं जानते भैया? तुम्हें भय नहीं है, तुमको भय दिखाया भी नहीं जा सकता। केवल इसीलिए तुमसे नहीं कह सकती कि तुम अब इस मकान में मत आना, लेकिन ये भी जानती हूँ आज के बाद फिर नहीं, सो नहीं, शायद बहुत दिनों तक फिर भेंट ना हो। उस दिन जब तुमने सारी अंग्रेज जाति पर भीषण आरोप लगाया था, मैंने प्रतिवाद नहीं किया था, लेकिन ईश्वर से निरंतर यही प्रार्थना करती रही हूँ कि इतना बड़ा विद्वेष कहीं तुम्हारे अंतर के संपूर्ण सत्य को ढक न दे। भैया फिर भी मैं तुम लोगों की ही हूँ। डॉक्टर बोले, मैं जानता हूँ तुम हमारी हो, तो इस मार्ग को तुम त्याग दो। डॉक्टर चौंक पड़े, कौन सा मार्ग? विप्लववादियों का ये मार्ग। छोड़ने को क्यों कहती हो? भारती ने कहा, तुमको मैं मरने नहीं दे सकती। सुमित्रा मरने दे सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैं भारत की मुक्ति चाहती हूँ, निष्कपट और निसंकोच भाव से। दुर्बल, पीड़ित और भूखे नंगे भारतवासियों के लिए अन्न वस्त्र चाहती हूँ। स्वाधीनता के आनंद का उपभोग करना चाहती हूँ। इतने बड़े सत्य तक पहुँचने के लिए इस निर्मम कार्य के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। विश्व भ्रमण करके तुमने केवल इसी मार्ग को जाना है। सृष्टि के आरंभ से आज तक के स्वाधीनता के सैकड़ों तीर्थयात्रियों के पदचिन्ह ही दृष्टि में स्पष्ट हो उठे हैं, लेकिन विश्व मानव की एकांत सद्बुद्धि की धारा क्या इस प्रकार समाप्त हो गई है कि इस रक्त रेखा के अतिरिक्त किसी मार्ग का चिन्ह कभी दिखाई नहीं देगा? ऐसा निष्ठुर विधान किसी प्रकार भी सत्य नहीं हो सकता। भैया, मानव की इतनी बड़ी परिपूर्णता तुम्हारे अतिरिक्त मैंने और कहीं भी नहीं देखी। निष्ठुरता के बहुप्रचलित मार्ग पर अब तुम मत चलो। वो द्वार शायद आज भी बंद है, उसे हम लोगों के लिए खोल दो। विश्व के समस्त प्राणियों को प्यार करते हुए हम तुम्हारा अनुसरण करते हुए बढ़ते रहें। भारती के सिर पर हाथ रखकर 2-4 बार थपकियां देकर डॉक्टर बोले, अब समय नहीं है बहन, मैं जा रहा हूँ। कोई उत्तर नहीं दोगे भैया? भगवान तुम्हारा भला करे। उत्तर में बस इतना कहकर डॉक्टर धीरे धीरे बाहर निकल गए। पथ के दावेदार उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।